ऐसे वक्त हर किसी के मन में यह सवाल आना लॉजिकल है कि क्या ये बीमारी मुझे भी हो सकती है क्या? क्या ये बीमारी की रिस्क मेरे जिंदगी में कुछ बड़ी है क्या? और अगर उसमें भी अपने परिवार के सबसे क्लोज मेंबर, जो कि अपने माँ बाप, अपने चाचा चाची, मामा मम्मी, ऐसे किसी को अगर है, भाई बहन को है, तो ऐसे तो और भी ये डर अपने जहन में बैठ जाता है कि अगर इनको हुआ है तो मुझे भी ये बीमारी हो सकती है। क्योंकि कैंसर का जो जीन है वो कहीं तो जेनेटिक है ये बीमारी, और अगर जेनेटिक है तो ये हेरिडिटरी है क्या? ये सवाल हर किसी के मन में आता है, और इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मैं मेरा जो कुछ कहना है वो आपके सामने रखूंगा, बट इस दौरान अगर आपको कुछ सवाल है, आपके मन में कुछ चीजें आती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और यथावकाश जैसे ही मेरा ये कहना खत्म होता है तो मैं उसके ऊपर आपसे उसको आंसर करूंगा, उसके ऊपर आपसे बात करूंगा। तो कैंसर ये जेनेटिक है क्या, और कैंसर ये हेरिडिटरी है क्या? ये दोनों भी अलग अलग सवाल है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जेनेटिक मतलब हेरिडिटरी नहीं, और हेरिडिटरी मतलब जेनेटिक नहीं, ये दोनों भी अलग अलग चीजें हैं। आप पूछोगे कि डॉक्टर साहब कैंसर जेनेटिक है क्या, तो हाँ, कैंसर ये एक जेनेटिक बीमारी है। कैंसर हेरिडिटरी है क्या, तो नहीं, शायद मोस्ट ऑफ द केसेस में कैंसर हेरिडिटरी नहीं है। हेरिडिटरी का मतलब है जो अनुवंशिक है, अपने परिवार में है किसी को तो हमें होगा ही क्या, तो शायद नहीं। और कैंसर जेनेटिक है क्या, तो हाँ, हर कैंसर शायद कहीं ना कहीं तो जेनेटिक लेवल पर होने वाले चेंज की वजह से ही वो होता है। और इसके अंदर कोई कैंसर जेनेटिक है बट हेरिडिटरी नहीं है, और कोई कैंसर ऐसे है कि जो जेनेटिक है बट यस हेरिडिटरी भी है। और ये डिपेंड करता है कहां पर आपको ये जेनेटिक म्यूटेशन होता है उस बात पर। ये समझने के लिए हमको पहले समझना होगा कि ये कैंसर होता क्यों, कैंसर या बीमारी की शुरुआत कहाँ होती है। तो कैंसर या बीमारी की शुरुआत होती है किसी एक म्यूटेशन के कारण। म्यूटेशन का मतलब है हमारे शरीर के अंदर जो असंख्य जीन्स है, लाखों जो जेनेटिक चीजें हैं, उसके अंदर कहीं तो चेंज हो जाना। हमारे शरीर का जो जेनेटिक मेकअप है उसके अंदर अगर 100% जीन्स है तो उसके अंदर के 0.3% जीन्स सिर्फ काम के हैं, और बाकी 99.97% जो है वो बिना काम के, या फिर जिनको हम कहेंगे जो आपके इसको प्रोटेक्ट करते हैं इस तरह के जीन है। तो मेन काम के जीन जो 0.3%। इसकी वजह है भगवान ने, ऊपर वाले ने हमको इस तरह से बनाया है कि अगर कहीं पर कुछ चेंजेस हो भी जाए तो भी वो चेंजेस हो सके उतने कचरे में, मतलब जो काम की चीजें नहीं वहीं पर हो जाए, और फिर भी अगर होनी है तो फिर उसको कोई कुछ कर ले। अभी अपने शरीर में दिन में बहुत से म्यूटेशन होते ही रहते हैं। अगर मैं धूप में जाऊं किसी लाइट की वजह से, किसी रेडिएशन के कारण, कोई शॉक करने से, मतलब गुटखा, तंबाकू, या फिर कोई भी अम्लीय पदार्थ, स्मोकिंग, दारू, इस वजह से भी, इस तरह के केमिकल्स अपने शरीर में जाने की वजह से भी कंटिन्यूस हर किसी के शरीर में दिन में 10 15 20 25 ऐसे कोई फाइनाइट अमाउंट नहीं, बट इस तरह के चेंजेस होते ही रहते हैं। और बहुत से बार ये चेंजेस अपने नॉन फंक्शनल, मतलब जो काम के जीन्स नहीं है उसके अंदर होते हैं, और इसीलिए उसका रूपांतर खराब पेशी में, मतलब कैंसर में नहीं होता। बट अनफॉर्चुनेटली कभी कभी वो चेंजेस अपने काम के जीन्स, मतलब जो सेल के फंक्शन, उस पेशी के फंक्शन को अल्टर कर देते हैं, और ऐसे वक्त उसका रूपांतर हो जाता है कैंसर जैसी बीमारी में। और ये चेंजेस जितने ज्यादा होंगे उतने चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर होने। अब आपके शरीर की जो पेशी है उसका काम डिपेंड करता है आपके जीन्स के ऊपर, और जैसे ही वो जीन्स अल्टर हो जाए तो वो काम करना बंद कर देती है, अपने नियंत्रण के बाहर पहुंच जाती है, और वो अनियंत्रित पेशी को ही हम कहते हैं कैंसर की पेशी। अब ये बढ़ने वाली जो चीजें, आजकल हर कोई कहता है कि कैंसर जैसी बीमारी बहुत बढ़ गई है। इसकी वजह शायद दोनों तरफ से है, और उसके अंदर का मूल कारण शायद ये जो म्यूटेशन से बहुत ज्यादा होने लग गए, और बहुत ज्यादा म्यूटेशन होने की वजह है अपने लाइफस्टाइल, अपना खान पान, अपना स्ट्रेस,
और इस तरह के जो चेंजेस करने वाले जो केमिकल, जो हजार्डस चीजें वो बढ़ती जा रही है, और इसीलिए वो कैंसर की बीमारी भी अभी बढ़ती है। अगर हम वो रिस्क फैक्टर कम कर दे तो यस, कैंसर की बीमारी कम हो। अब ये जो चेंजेस है वो किस पेशी पर होते हैं, उस पर डिपेंड करता है आपकी बीमारी हेरिडिटरी है या नहीं। अगर ये म्यूटेशन सोमैटिक है, सोमैटिक का मतलब है अगर वो किसी साधारण पेशी में होती है तो वो बीमारी सिर्फ जेनेटिक है, हेरिडिटरी नहीं है। और अगर वो जर्म लाइन म्यूटेशन है, मतलब जो आपके माँ बाप से आप में संक्रमित होगी, इस तरह की है, तो उसको हम कहेंगे कि हाँ ये हेरिडिटरी। सो बहुत से कैंसर, मतलब मोर देन 90% कैंसर आर बिकॉज ऑफ सोमैटिक म्यूटेशन, मतलब किसी तो अप्रवाहित, मतलब जो जर्म लाइन नहीं है, जो आपके बच्चों को नहीं जाएगी, ऐसे ही पेशी में होती है, और इसी कारण उसका रूपांतर कैंसर में नहीं होता है, और उसका रूपांतर आपको हेरिडिटरी कैंसर में नहीं होता। और 10% से नीचे ऐसे कैंसर है जो म्यूटेशन जर्म लाइन रहते हैं, जिसका रूपांतर कैंसर जैसी चीजें होने में होता है, वो आपके परिवार में भी रह सकता है। अब ये हम कैसे पहचाने मेरे पिताजी को अगर कैंसर हुआ है तो ये कैंसर जर्म लाइन म्यूटेशन है या सोमैटिक म्यूटेशन है? उसके लिए बेस्ट तो आपके डॉक्टर है, उनको जजमेंट देना चाहिए वेदर दिस इज फैमिलियल और नॉट, वेदर दिस इज जेनेटिक है बट हेरिडिटरी है कि नहीं है, कि आपके डॉक्टर से आपने बात करनी चाहिए। बहुत से बार जिस तरह से ये बीमारी होती है उस पर भी कुछ बातें जजमेंट ले सकते हैं, जैसे कि अगर बीमारी बहुत जल्दी हुई, अगर उम्र ज्यादा है, ऐसे में हुए हुए कैंसर बहुत से बार हेरिडिटरी नहीं रहते, बट यंग एज में अगर होता है तो यस, मोर लाइकली दैट दिस कैन बी हेरिडिटरी। अगर एक ही व्यक्ति को 4-5 अलग अलग प्रकार के कैंसर हो रहे हैं तो हाँ, चांसेस है कि शायद ये कुछ हेरिडिटरी जर्म लाइन म्यूटेशन की वजह से रहे। अगर अनयूजुअल जगह पर कहीं कैंसर होते हैं तो हाँ, चांसेस है। अगर 2-3 से ज्यादा मेंबर को घर के सेम तरह का कैंसर यंग एज में होता है तो हाँ, चांसेस है कि परिवार में किसी न किसी को इस तरह का कैंसर होने के चांसेस बढ़ गए हैं। अगर ये बीमारी ज्यादा एग्रेसिव रहती है किसी में यंग एज में तो भी चांसेस है कि है। बट ये हो गए अपने जजमेंट लेने के अलग अलग तरीके, बट इसका डिसीजन बनता है आपके जेनेटिक मेकअप को चेक करने के बाद में। और फॉर्चुनेटली अभी इस तरह के टेस्ट, इस तरह के जो टेस्ट है जो अवेलेबल है इस चीज का जजमेंट लेने के लिए कि आपकी बीमारी हेरिडिटरी है या नहीं है, और उसको हम कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, एनजीएस, जिससे जिस व्यक्ति को कैंसर हुआ है उस व्यक्ति के जेनेटिक मेकअप का चेकअप हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल BRCA, ब्राका नाम का एक म्यूटेशन, वो म्यूटेशन अगर होता है तो आपको चांसेस है कि ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंजेलिना जोली, आप सब जानते हैं ये फॉरेन एक्ट्रेस है। उसको उसकी माता जी, उसकी उनकी माता जी को ये बीमारी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, और उनके नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंस पर यह समझा कि BRCA म्यूटेशन उनको है। अगर BRCA म्यूटेशन है तो उनको ये बीमारी होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं, ये भी ध्यान दें। मतलब BRCA म्यूटेशन से बहुत से बार ओनली वही कैंसर नहीं होता था, बहुत बार ये भी हो सकता है कि एक फैमिली मेंबर को हो गया ब्रेस्ट कैंसर, दूसरे को हो गया ओवेरियन कैंसर, अगर कोई मेल है तो उसको हो गया प्रोस्टेट कैंसर। तो ये भी चीजें रहती है कि एक ही म्यूटेशन है बट रिस्क, वो जीन्स ज्यादा फ्रजाइल रहने की वजह से फैमिली में थोड़े यंग एज में और कैंसर की बीमारी बढ़ने की रिस्क, बट ये रिस्क है लेस देन 10% लोगों में, ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी। तो आप आपके किसी पेशेंट को अगर ब्लड कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर या फिर कोलोनिक कैंसर या फिर फेफड़ों का कैंसर, इस तरह की कोई भी कैंसर है तो उसका जेनेटिक प्रॉब्लम क्या है ये उस डॉक्टर से बात हो जाए, और जरूरी लगे तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कर हम समझ कर ले कि क्या किस तरह का म्यूटेशन। जिस तरह से एंजेलिना जोली ने समझ कर ले लिया कि उसकी माता जी को BRCA म्यूटेशन है, उन्होंने खुद का टेस्ट करवा लिया, उसमें भी BRCA म्यूटेशन मिला, एंड देन शी हैड टू गो थ्रू मैस्टेक्टॉमी, उन्होंने खुद के ब्रेस्ट की सर्जरी करवा ली, जिससे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब उसको कैंसर होने की रिस्क कम हो।
बट जरूरी नहीं कि वही कैंसर हो, जरूरी नहीं कि वही कैंसर हो, किस किस म्यूटेशन से अलग अलग तरह के दूसरे भी कैंसर हो सकते हैं, जैसे कि ओवेरियन मैलिग्नेंसी, प्रोस्टेट मैलिग्नेंसी, ये मैंने आपको पहले भी कहा। तो अभी ये समझ लीजिए कि कैंसर ये जेनेटिक बीमारी है। कुछ कैंसर सोमैटिक म्यूटेशन से होते हैं, कुछ कैंसर जर्म लाइन म्यूटेशन से, और ये जर्म लाइन म्यूटेशन से होने वाले कैंसर 10% से नीचे है, और उनका हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कर कर इस बात को समझ सकते हैं कि किसी को ये कैंसर होगा या नहीं, उसके परिवार में ये कैंसर जैसी बीमारी बढ़ सकती है या नहीं, ये बात जरूरी है समझ लेना। अब बात आती है कि कैंसर अगर है किसी को तो कितना अभी चांस है अपने पास में, या अभी अपने पास में कितनी वैलिडिटी कि हम हर किसी का जजमेंट ले पाए। हाँ, ये बीमारियां अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हम अभी उसको अच्छी तरह से जजमेंट लेना चाहते, बट स्टिल वी हैव वेरी मच लिमिटेशंस, और अभी भी हम हर किसी का कैंसर होने का रिस्क का जजमेंट नहीं ले सकते, बट स्टिल वी आर गोइंग गुड इन आवर रिसर्च। हम अभी अपने रिसर्च में अच्छी तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं कि हम समझ पाए किसी को किस तरह से कैंसर हो सकता है। वो रिस्क फैक्टर रहे ना रहे, बट इतना पक्का है कि जिस तरह से अपनी लाइफस्टाइल अभी बनते जा रही है, कम नींद होना, खान पान अपना, दूसरी तरफ ये बात भी आती है कि हम किस तरह के व्यसन करते हैं, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, अल्कोहल है, गांजा है, चरस है, गुटखा है, तंबाकू है, इन सब बातों से भी कैंसर के प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर अपने परिवार में किसी को भी कैंसर हुआ है तो, या फिर नहीं भी हुआ है तो भी, हमने कैंसर जैसी बीमारी से दूर रहने के लिए पहले तो इन सब लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर किसी को है तो ऐसे वक्त तो हम ये गुना, ये भी ये चांसेस 10 गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं बाय डूइंग ऑल दिस टाइप ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी। स्ट्रेस लेवल कम करना, खान पान में बराबर रखना, ये सब चीजें भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी बनती है अगर हमको कैंसर जैसी बीमारी से दूर रहना है। डिटेक्ट करने के लिए कुछ चुनिंदा ही कैंसर है जिसके लिए हमारे पास में अभी एनजीएस पैनल बन गया है, जो अपने को कैंसर हेरिडिटी समझा सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसका अभी तो नहीं कर सकते। और इसीलिए हमको ये समझना है कि कैंसर जेनेटिक है बट हेरिडिटरी नहीं है। हेरिडिटरी कुछ चुनिंदा ही लोगों में है, बट अगर हम इस तरह के रिस्क फैक्टर रखेंगे, इस तरह के लाइफस्टाइल रखेंगे, इस तरह के शौक करेंगे, तो या हमारे में ये कैंसर जैसी बीमारी आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और वो प्रिवेंट करने के लिए हमको इन सब चीजों को चेंज करना जरूरी है। ये आज के मुख्य इसका हेतु रह सकता है। अभी मैं जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आंसर करते करते आगे बढ़ना चाहूंगा। पहला सवाल मुझे आया है शारदा जी से, वह हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर आर जेनेटिक कैंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सवाल है। जेनेटिक अगर कहा जाए तो हाँ, ऑलमोस्ट 100% कैंसर जेनेटिक है, क्योंकि कैंसर होता ही आपके जीन्स में कुछ चेंजेस बनने से। और दूसरा सवाल इसका पार्ट बनता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर और हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ कैंसर आर हेरिडिटरी। 100% ऑफ देम आर जेनेटिक, लेस देन 10%, 10% से नीचे हेरिडिटरी है। अगर वो जर्म लाइन म्यूटेशन में होता है तो ही हम कहेंगे कि हेरिडिटरी है, और अगर वो जर्म लाइन म्यूटेशन में नहीं होता है तो हेरिडिटरी नहीं है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है, हाउ मच इज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर इफ समवन फ्रॉम द फैमिली हैड कैंसर एंड व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड द रिस्क। मतलब अगर किसी के परिवार में किसी को कैंसर है तो कितना रिस्क है कि उसको कैंसर होगा ही, और वो ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये रिस्क हमको ये समझना जरूरी है कि वो म्यूटेशन सोमैटिक है क्या, हेरिड या जर्म लाइन है। अगर वो जर्म लाइन है तो यस, रिस्क है, बट वो भी कुछ हर किसी को होगा ऐसा जरूरी नहीं। इट इज ऑलवेज लेस देन 10%। और अगर हम अवॉइड करना चाहे तो वो जेनेटिक म्यूटेशन को पर्टिकुलरली उसको जांच ले, उसके ऊपर क्या उपाय योजना कर सकते हैं वो समझ ले, और हमको जो कुछ करना चाहिए वो ये है कि हमारी लाइफस्टाइल प्रॉपर रहे, हमारी बाकी चीजें प्रॉपर रहे, जिसके अंदर हम जल्दी सोना, जल्दी उठना, वेट कंट्रोल में रखना, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना, हम हमारी लाइफस्टाइल जो है वो अगर नॉर्मल रखें, हम सभी तरह के शौक जिस तरह के स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, कोई अम्लीय पदार्थ
या फिर गुटखा तंबाकू, इनसे दूर रहे। अगर हम हाई रिस्क बिहेवियर, जिस तरह के रेडिएशन है, धूप में जाना है, इन सब चीजों से भी दूर रहे, तो हाँ, हम कैंसर जैसी बीमारी से बिल्कुल दूर रह सकते हैं। इसके बाद का सवाल पूछा है अमोल ने, वो है स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ब्लड कैंसर इफ समवन हैज AML इन फैमिली। ये भी बहुत उम्दा और इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं ब्लड कैंसर का विशेषज्ञ हूँ, ब्लड कैंसर की बीमारियों को देखता हूँ, और ब्लड कैंसर ये बीमारी होती है सोमैटिक म्यूटेशन की वजह से। मतलब ब्लड कैंसर मोस्ट ऑफ द टाइम, मोर देन 98% ऑफ टाइम, ये हेरिडिटरी नहीं है। और इसीलिए अगर किसी को आपके परिवार में AML, दैट इज एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, या फिर ALL, दैट इज एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, या फिर और भी बाकी ब्लड कैंसर है एक्सेप्ट फॉर CLL, तो आपको ब्लड कैंसर होने की रिस्क नहीं बढ़ती है। सॉरी, CLL, क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ये एक ब्लड कैंसर है जिसके अंदर आपके परिवार में दूसरों को, मतलब परिवार के मेंबर को CLL या ब्लड कैंसर होने की रिस्क थोड़ी सी बढ़ जाती है। और इसीलिए CLL यह बीमारी के अंदर हमको जरूरी है कि वो म्यूटेशन सोमैटिक है या जेनेटिक है, यह समझ लेना चाहिए। अगला सवाल हम देखेंगे, वो है सचिन से, वो है इज वैक्सीन इफेक्टिव अगेंस्ट हेरिडिटरी कैंसर्स। बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है, और ये इंपॉर्टेंट है, हर किसी के जहन में आने वाला। जब ये कोरोना के टाइम में कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन आ रही है, बाकी बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीन आ रही है, तो हम बिल्कुल सोच सकते हैं कि क्या कैंसर के लिए भी वैक्सीन आ सकती है। वैक्सीन का लिटरली मीनिंग है किसी को वैक्सीनेट करना, मतलब वो बीमारी के जंतु पहले उसके शरीर में देना और उसके खिलाफ इम्यूनिटी तैयार हो जाना। अभी के लिए कुछ चुनिंदा कैंसर है जिसके लिए वैक्सीन अपने पास में है। उसके अंदर का एक है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, मतलब HPV। इस विषाणु की वजह से एंडोमेट्रियल, सर्वाइकल, इस तरह के कैंसर महिलाओं में होते हैं। वहां पर अगर ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बहुत सालों तक रहा, तो वहां के पेशी में जेनेटिक चेंजेस होकर वो बीमारी कैंसर में परावर्तित हो जाती है। और इसीलिए अगर किसी महिला की उम्र 35 साल के ऊपर है, तो उन्होंने ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन ले लेना जरूरी बनता है। उससे उनको सर्वाइकल और एंडोमेट्रियल कैंसर होने की चांसेस कम हो जाती है। इट इज नॉट 100% प्रिवेंटिव, बट ये उसको सिग्निफिकेंटली अच्छी तरह से कम कर देता है। दूसरी बीमारी है हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, मतलब लीवर का कैंसर। कुछ लोगों में लीवर का कैंसर होता है हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण। और हेपेटाइटिस बी वायरस का अगर आपने वैक्सीन ले लिया, तो आपको आगे चलकर हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी होने की और हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होने वाले कैंसर के भी चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा आता है हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण भी हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। उसके भी वैक्सीन की डेवलपमेंट अभी चल रही है। तो इस तरह के कुछ चुनिंदा बीमारियां, चुनिंदा कैंसर है जिसके लिए हम वैक्सीन के लिए अभी रेडी है। अभी रिसर्च ट्रेमेंडस चल रहा है हर फ्रंट पर कि हम शायद कैंसर जैसी बीमारी के लिए कोई वैक्सीन ढूंढ पाए। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल था, और इसका जवाब हाँ में है अभी के लिए, बट पूरी तरह से नहीं। विच, अगला सवाल है, विच कैंसर हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर फॉर फ्यूचर जनरेशन। कौन सा कैंसर है दुनिया में जिसका ज्यादा से ज्यादा चांस है जेनेटिक ट्रांसफर होने का इन फ्यूचर जनरेशन। मैं कहूंगा ब्रेस्ट कैंसर ये एक बीमारी है जिसके अंदर आपके परिवार में अगर आपके माता जी, आपके दादाजी, दादी जी को अगर ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी है, तो चांसेस ज्यादा है कि आपको ये बीमारी हो। बट हर किसी को होगा ये जरूरी नहीं। और पहले भी जैसे कहा गया, उसी तरह से मैं फिर से कहूंगा कि ये बीमारी अगर आपको किसी को जल्दी होती है, मतलब कम उम्र में बीमा कैंसर होता है,
अनयूजुअल साइट पर कैंसर होता है, परिवार में 2-3 मेंबर को अगर कैंसर होता है, अगर वो कैंसर 2-3 ज्यादा मेंबर को होता है, 2-3 जगह होता है, तो यस, ऐसे वक्त ये बीमारी जेनेटिक रहने की, जेनेटिक ट्रांसफर करने की, हेरिडिटी रहने के ज्यादा चांसेस बनते हैं। और इसीलिए अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, पैंक्रियाटिक कैंसर है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैंसर है जिसके अंदर ज्यादा रिस्क है कि आपको वो हो। लंग कैंसर में थोड़ी बहुत रिस्क है, बट आप वो अवॉइड कर सकते हैं अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हो बिल्कुल। लिवर कैंसर में भी थोड़ी बहुत रिस्क है, आप वो अवॉइड कर सकते हो अगर आप ड्रिंकिंग नहीं करते हो, हाई रिस्क बिहेवियर नहीं रखते हो। स्किन कैंसर में भी रिस्क है, बट आप अवॉइड करते हो, सनस्क्रीन यूज कर आप ऐसी जगह नहीं जाकर जहां पर ज्यादा धूप हो, रेडिएशन का एक्सपोजर हो। थायराइड कैंसर आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप रेडिएशन एक्सपोजर को अवॉइड करो। तो हाँ, कुछ बीमारियां हैं जिसके अंदर हेल्थ रिस्क है, बट बाय चेंजिंग योर बिहेवियर, बाय चेंजिंग योर लाइफस्टाइल, आप उसको सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हो। अगला सवाल आता है उमेश से, हाउ रूटीनली शुड वन अंडरगो हेल्थ चेकअप फॉर कैंसर? हर किसी के दिल में आने वाला ये सवाल है, मुझे कैंसर जैसी बीमारी ने बिल्कुल भी छूना नहीं है, और इसके लिए मैंने हेल्थ चेकअप करना चाहिए क्या, और करना है तो कितने दिनों में फिर से रिपीट करना चाहिए? तो समझ लीजिए, अगर हर किसी का रिस्क स्कोर कैलकुलेट कर कर उसका डिसीजन लेना जरूरी। अगर आपके परिवार में इस तरह की रिस्क ऑलरेडी है कि आपको कोई कैंसर हो सकता है, तो हाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहनी चाहिए। जैसे कि मेरे परिवार में अगर किसी को कोलोनिक मतलब आंतोड़े की कैंसर है और उसके अंदर का जीन मुझे भी पॉजिटिव है, तो मेरी कोलोनोस्कोपी हर साल करनी चाहिए। अगर मेरे परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है और मुझे बीआरसी जीन पॉजिटिव है, तो मुझे मैमोग्राफी हर साल करना चाहिए। अगर मेरे परिवार में किसी को लीवर कैंसर है और मुझे लीवर कैंसर होने की रिस्क ज्यादा है, तो मेरी लीवर की तपासनी हर साल होनी चाहिए। और अगर उस तरह का कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, तो शायद हम 3 या 5 साल में, और वो भी उम्र के 35-40 साल के बाद में, उसको स्क्रीन करते रह सकते हैं। स्क्रीनिंग के अंदर आती है रूटीन ब्लड टेस्ट, और अपने सिम्टम के हिसाब से जजमेंट लेकर, अगर मुझे कहीं पर कुछ गांठ लग रही है क्या, इसका खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करना, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना। अगर मुझे मेरे बॉवेल हैबिट्स में कहीं कुछ चेंज लगती है, मुझे लूज मोशन होते हैं, मुझे कॉन्स्टिपेशन बार बार रहता है, तो ऐसे वक्त कोलोनोस्कोपी करना। अगर मेरा लीवर फंक्शन बढ़ गया, तो फिर मैंने सोनोग्राफी या पेट स्कैन करवा लेना। इस तरह से अपने सिम्टम के हिसाब से जजमेंट लेकर ही